दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए ताकि ऐसे नॉलेजफुल वीडियो आपको मिल सके। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं एक तुर्की के बारे में जानने वाले हैं, क्योंकि तुर्की में महंगाई बढ़ी है और वो कंगाल क्यों हुआ है इसके बारे में हम लोग आज जानने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहिए और तब तक हम लोग वीडियो देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग वीडियो। आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। दोस्तों, तुर्की में इन दिनों महंगाई से हाल बेहाल है। अगस्त महीने में इन्फ्लेशन रेट लगभग 80% तक पहुंच गया है। यानी पेट्रोल डीजल से लेकर खाने पीने की वस्तुओं तक हर चीज के दाम आसमान छू रहे हैं। आलम यह है कि टर्किश लीरा के बजाय यूरो और डॉलर करेंसी का इस्तेमाल करने को मजबूर है, क्योंकि टर्किश लीरा अपने सबसे निचले स्तर पर आ गई है। भले ही टर्की दुनिया के सामने एक मजबूत और शक्तिशाली देश बनने का दिखावा दिखा रहा है, लेकिन ये देश अंदर से खोखला होता जा रहा है। इस देश पर विदेशी कर्ज लगातार बढ़ता जा रहा है। देश की इकोनॉमी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। भारत और अमेरिका जैसे देशों के साथ टर्की के रिलेशंस पिछले कुछ समय से ठीक नहीं चल रहे हैं। टर्की को FATF ने ग्रे लिस्ट में शामिल कर लिया है और इन सब के पीछे सिर्फ एक कारण है, वो है रिसेप तैयप एर्दोगान। एर्दोगान पिछले लगभग 19 सालों से टर्की की सत्ता संभाल रहे हैं, लेकिन साल 2016 के बाद से एर्दोगान पूरी तरह अपनी मनमानी पर उतर आए हैं, जिस कारण टर्की की नैया गर्दिश में नजर आ रही है। आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं कि आखिर टर्की में आर्थिक संकट की शुरुआत कैसे हुई और इतने सब कुछ होने के बाद भी एर्दोगान को क्यों जनता का समर्थन मिल रहा है। साल 2005 में एक टर्किश लीरा की वैल्यू लगभग $1 के बराबर थी, लेकिन 2015-16 के बाद से इसमें काफी तेजी से गिरावट देखी गई है। पिछले साल टर्किश लीरा $1 के मुकाबले गिरकर 14 लीरा पर आ गया था और आज के समय में $1 18 टर्किश लीरा के बराबर है। इतने कम समय में इतनी तेजी से देश की मुद्रा में गिरावट होने से अन्य देशों में भी इसका असर देखने को मिलता है। एक देश की करेंसी और अर्थव्यवस्था को संभालने की जिम्मेदारी सेंट्रल बैंक की होती है। भारत में RBI सेंट्रल बैंक के रूप में काम करता है और ये काफी हद तक इंडिपेंडेंट होकर ही सभी फैसले लेता है। लेकिन टर्की में एर्दोगान ने सेंट्रल बैंक के कार्यों में इंटरफेस करना शुरू कर दिया है। एर्दोगान का कहना है कि उन्हें हर बारे में जानकारी है। वो एक अर्थशास्त्री हैं, एक राजनेता भी हैं और उन्हें किसी की भी सलाह लेने की जरूरत नहीं है। एर्दोगान की जिद के कारण ही टर्की में ब्याज दर को कम से कम रखा जा रहा है, क्योंकि राष्ट्रपति का कहना है कि ब्याज दर कम होने से मार्केट में कैश फ्लो होगा, जिससे अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। आर्थिक ब्याज दर से अर्थव्यवस्था को सिर्फ नुकसान होता है। अपनी जिद के कारण एर्दोगान ने पिछले साल एक के बाद एक 3 गवर्नर बर्खास्त कर दिए थे और साथ ही देश के वित्त मंत्री को भी बदल दिया था। एर्दोगान का कहना है कि जैसा वो कहते हैं उसी हिसाब से चलना होगा, वरना वो अपने पद से इस्तीफा देने के लिए तैयार हो जाएं। और टर्की की गिनती वैसे तो दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों में की जाती है। टर्की द्वारा निर्मित TB2 ड्रोन मिसाइल की डिमांड दुनिया के कई देश कर रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान टर्की ने यूक्रेन की मदद की और ये खतरनाक ड्रोन मिसाइल्स यूक्रेन को प्रोवाइड कराए, जिसने रूस की सेना में खलबली पैदा कर दी थी। टर्की सन 1952 से नाटो का सदस्य बना हुआ है और इसी कारण यूक्रेन की तरफ टर्की का झुकाव अधिक है। लेकिन अब टर्की जियोपॉलिटिकल शिफ्ट कर सकता है, यानी वो नाटो की सदस्यता छोड़ सकता है और रूस चीन जैसे देशों की तरफ उसका झुकाव ज्यादा हो सकता है। हालांकि ये सब एक्सपर्ट्स का कहना है और टर्की ने इस बारे में अभी तक कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया है। पिछले कुछ सालों से टर्की और अमेरिका के रिश्तों में दरार बढ़ती जा रही है। साल 2016 में टर्की ने अमेरिकन पेस्टर एंड्रयू ब्रिंसन को जेल भेज दिया था और उन पर टर्की ने जासूसी सहित कई गंभीर आरोप लगा दिए थे। अमेरिका ने टर्की से कहा कि वो उनके खास आदमी को जल्दी से जल्दी रिहा कर दे, लेकिन टर्की ने इस बात से साफ इनकार कर दिया। इसके बाद अमेरिका ने टर्की पर कई प्रहार के प्रतिबंध लगा दिए। टर्की द्वारा अमेरिका में जो स्टील और एल्यूमिनियम की सप्लाई की जाती थी, उस पर टैरिफ डबल कर दिए गए। ऐसे में कहा जा सकता है कि साल 2016 से ही टर्की का बुरा समय शुरू हो गया था। एर्दोगान पिछले 30 सालों से भी राजनीति में सक्रिय है। 1990 के दशक में वो इस्तांबुल के मेयर रहे थे। साल 2003 से 2014 तक वो टर्की के प्रधानमंत्री पद पर बने रहे और 2014 में उन्हें राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। देश की जनता का भरपूर सहयोग एर्दोगान को प्राप्त हुआ। प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने टर्की के विकास में काफी योगदान दिया। देश में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, विदेशी निवेश को आकर्षित किया। आज टर्की एक चमकता हुआ देश नजर आता है। अंकारा और इस्तांबुल जैसे शहरों की तुलना यूरोपीय देशों की
की बेस्ट सिटी से की जाती है। साल 2016 में अर्डोगैन कुछ दिनों के लिए देश से बाहर गए हुए थे और इस दौरान टर्की में सेना द्वारा तख्ता पलट की कोशिश की गई। अर्डोगैन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश की जनता से ये तख्ता पलट विफल करने की गुजारिश की। जनता ने अर्डोगैन की बात मानी और सड़कों पर उतरकर जमकर विरोध किया। एक राष्ट्रपति के कहने पर लोगों ने तख्ता पलट को नाकाम कर दिया। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि अर्डोगैन की बात का टर्की के लोग कितना मोल रखते हैं और कितनी इंपॉर्टेंस देते हैं। अपने देश में विदेशी निवेश को आकर्षित करने और बड़ी मात्रा में इंपोर्ट करने के कारण अचानक टर्की का अकाउंट डेफिसिट बढ़ना शुरू हो गया। साल 2018 में टर्की का करंट अकाउंट डेफिसिट $51 तक पहुंच गया था, जो टर्की के लिए काफी बड़ी रकम थी। टर्की लगातार विदेशों से सामान इंपोर्ट कर रहा था और साथ ही अर्डोगैन ने बैंकों को निर्देश दिए कि वो ब्याज दरों में बढ़ोतरी नहीं करेंगे। कम ब्याज दर के कारण लोगों ने बैंकों से लोन लेना शुरू कर दिया और मार्केट में कैश फ्लो बहुत ज्यादा बढ़ गया। जरूरत से ज्यादा कैश फ्लो बढ़ने से इन्फ्लेशन का आना लाजमी है। देखते ही देखते टर्की में महंगाई आसमान छूने लगी। 2018 में टर्की में इन्फ्लेशन रेट 15% के आसपास ही था। इन्फ्लेशन और महंगाई के कारण टर्की की करेंसी की वैल्यू भी लगातार कम होती जा रही थी और पिछले साल दिसंबर के महीने में टर्किश लीरा अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया था। टर्की में इन्फ्लेशन रेट 50% को पार कर गया था। कुछ लोगों ने अर्डोगैन की नीतियों का विरोध करना शुरू कर दिया। पेट्रोल पंप के बाहर लंबी कतारें नजर आने लगी। खाने पीने और रोजमर्रा की जरूरत का सामान खरीदने के लिए लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा था। टर्की में कई जगह विरोध प्रदर्शन भी किए गए, लेकिन अर्डोगैन ने प्रदर्शनों को रोकने के लिए पुलिस बल तैनात कर दिया था। अपने खर्चे को कम करने के लिए लोगों ने बिजली और गैस का इस्तेमाल सीमित कर दिया। देश में बेरोजगारों की संख्या लगातार बढ़ने लगी थी और कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया था कि अर्डोगैन के शासन में उन्हें मिलिट्री रूल से ज्यादा बुरे दिन देखने पड़ रहे हैं। अर्डोगैन के अर्थशास्त्रियों ने सलाह दी कि ब्याज दरों में इजाफा कर वो महंगाई को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन अर्डोगैन ने ब्याज दर बढ़ाने से साफ इनकार कर दिया। असल में एक्सपर्ट्स का ऐसा कहना है कि इसके पीछे एक धार्मिक एंगल भी है। टर्की भले ही खुद को एक सेकुलर देश कहता हो, लेकिन देश की 99% आबादी मुसलमान है और इस्लाम धर्म में ब्याज लेना हराम माना गया है। अर्डोगैन किसी भी तरह अपने धर्म के विरुद्ध नहीं जाना चाहते और यही कारण है कि उन्होंने ब्याज दर बढ़ाने से इनकार कर दिया। विपक्ष लगातार अर्डोगैन पर हमलावर हो रहा था और इलेक्शन की डिमांड कर रहा था। विपक्षी नेताओं ने कहा कि अर्डोगैन को इकोनॉमी की बिल्कुल भी समझ नहीं है और उनकी नीतियों के कारण देश बहुत ही जल्दी बर्बाद हो जाएगा। अप्रैल के महीने में टर्की में इन्फ्लेशन रेट 70% तक पहुंच गया, लेकिन इसके बाद भी अर्डोगैन के समर्थक और चाहने वाले उनका सपोर्ट करते नहीं थक रहे थे। कुछ लोगों का ऐसा कहना था कि स्थिति बहुत ही जल्दी सामान्य हो जाएगी। मुद्रा की वैल्यू कम होने से एक्सपोर्ट में इजाफा होगा, जिससे जीडीपी को मजबूती मिलेगी। अर्डोगैन ने सत्ता में आने के बाद मीडिया पर भी अंकुश लगाना शुरू कर दिया था। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के तौर पर मीडिया में अर्डोगैन का गुणगान किया गया और उनके बारे में बढ़ा चढ़ाकर जनता को बताया गया। जनता मीडिया रिपोर्ट्स को देखकर अर्डोगैन को अपना हितैषी समझने लगे, लेकिन अब अगस्त के महीने में जब इन्फ्लेशन रेट लगभग 80% तक पहुंच गया, तब लोगों ने अपनी आंखें खोलनी शुरू की। टर्किश मुद्रा की वैल्यू 18 लीरा प्रति डॉलर तक पहुंच गए। लोग गोल्ड और अमेरिकी डॉलर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। जनता का अपने देश की करेंसी पर से भरोसा उठता जा रहा है। अगले साल 2023 में टर्की में राष्ट्रपति के चुनाव होने वाले हैं। इस चुनाव से पहले हालातों में सुधार आने की कोई भी गुंजाइश नजर नहीं आ रही। भले ही विपक्षी नेता अर्डोगैन पर कितने ही वार कर ले, लेकिन देश की बड़ी आबादी के लिए आज भी अर्डोगैन किसी मसीहा से कम नहीं है। टर्की अगर चाहे तो अब भी अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज में बदलाव कर अर्थव्यवस्था को और अधिक कमजोर होने से बचा सकता है। वो इस पूरे मामले में IMF की मदद ले सकता है, लेकिन अर्डोगैन को फिलहाल अपने अहंकार के आगे कुछ भी नजर नहीं आ रहा। चुनावी वादों के दौरान उन्होंने साफ साफ कह दिया कि वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से किसी भी प्रकार की मदद नहीं लेंगे और न ही ब्याज दरों में बढ़ोतरी होने देंगे। और अर्डोगैन किसी भी कीमत पर अपने चुनावी वादे से पीछे हटने की उम्मीद में नजर नहीं आ रहे हैं। अर्डोगैन का कहना है कि देश में जल्द ही 50,000 से अधिक रोजगार के अवसर पैदा होंगे और देश की इकोनॉमी बहुत ही जल्दी पटरी पर आ जाएगी। समझदार लोग जानते हैं कि ये सिर्फ चुनावी वादे हैं और लोगों को सांत्वना देने के लिए ये सब बातें कही जा रही हैं। असल सच्चाई तो ये है कि अर्डोगैन अपनी गलती को स्वीकार नहीं करना चाहते। उनकी जिद के कारण आज टर्की की 8.5 करोड़ जनता को भुगतान भुगतना पड़ रहा है। ये बिल्कुल कहना गलत नहीं होगा कि रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। ये कहावत इस समय टर्की पर बिल्कुल सटीक बैठती है दोस्तों। न सिर्फ टर्की के भीतर संकट के बादल मंडरा रहे हैं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी टर्की की हालत ठीक नहीं है। देश में लोग की थाली से मीट तो जैसे गायब ही हो गया है। जैसे तैसे लोग अपना गुजारा कर रहे हैं। हर चीज के दाम आसमान छू रहे हैं। यहाँ तक कि किसानों को खेती में भी दिक्कत
दिक्कतें आ रही हैं। महंगे रेट पर बीज मिल रहे हैं और खाद की किल्लत भी टर्की में देखने को मिल रही है, क्योंकि टर्की अपनी जरूरत के अधिकतर फर्टिलाइजर्स अन्य देशों से इंपोर्ट करता है और फिलहाल टर्की ज्यादा सामान इंपोर्ट करने की हालत में नहीं है। इंटरनेशनल लेवल पर भारत और अमेरिका के साथ तो टर्की के संबंध बिगड़े हुए हैं। सीरिया के साथ 2020 में टर्की की काफी अनबन हुई थी। भारत पाकिस्तान के बीच कश्मीर का मामला हो या फिर अजरबैजान, इराक, ईरान, जॉर्जिया, चाइना या अन्य कोई भी विदेशी मामला हो, हर मुद्दे में टर्की हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रहा है। इन सब बातों का असर अगले साल होने वाले चुनाव में साफ देखा जा सकता है। अर्डोगैन ने भले ही टीवी और अखबारों जैसे मीडिया पर अंकुश लगा दिया हो, लेकिन आज टर्की की अधिकांश आबादी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना जानती है और युवा सोशल मीडिया के जरिए अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। सोशल मीडिया पर अंकुश लगाना अर्डोगैन के लिए आसान नहीं होगा और उनकी पोल पट्टी धीरे धीरे जनता के सामने खुल रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर टर्किश लीरा की गिरावट होने से दुनिया के अन्य देशों में भी इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। मोस्ट ट्रेडेड करेंसी में लीरा 16वें स्थान पे आती है। अब भारतीय रुपया इस सूची में 18वें पायदान पर है। भारतीय मुद्रा करीब 80 रुपए प्रति डॉलर तक लुढ़क चुका है। अन्य यूरोपीय और एशियाई देशों की मुद्रा पर भी इसका कुछ असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिन भी देशों के साथ टर्की अभी तक व्यापार कर रहा है उसमें उतार चढ़ाव का आना लाजमी है। वर्तमान हालातों को देखते हुए तो यही लगता है कि टर्की के लोगों को कुछ समय और इन्हीं परिस्थितियों में रहना होगा और अगले साल चुनाव तक का इंतजार करना होगा। यदि चुनाव के दौरान सत्ता में परिवर्तन आता है तो टर्की की अर्थव्यवस्था में सुधार आने की संभावना है और अगर अर्डोगैन एक बार फिर से चुनाव जीत जाते हैं तो टर्की को इससे भी बुरे दिनों का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, ये थी टर्की इकोनॉमिक क्राइसिस की पूरी जानकारी। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। टर्की राष्ट्रपति अर्डोगैन को लेकर आपकी क्या राय है और वीडियो से रिलेटेड अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपनी राय भी लिखिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। लाइक और शेयर जरूर करें और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए, ढेर सारी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर। तो दोस्तों, कैसे लगे आपको टर्की के बारे में जानकर, इसके बारे में कि जो क्राइसिस चल रहे हैं इसके बारे में जानकर। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए। अगर कुछ आपको कहना रहेगा तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। तो दोस्तों, बने रहिए और ऐसे ही आपको वीडियो देखते रहिए ताकि आपको मिल सके। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।